Welcome back, students. I am Javed Ahmed and you are watching Learning Point. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पर अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए इसके डेफिनेशन पे एक नजर डालते हैं। और डेफिनेशन क्या कहता है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formula of substance involved in it is known as chemical equation। क्या समझे? केमिकल इक्वेशन सिर्फ एक मेथड है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, और रिप्रेजेंट करने के लिए हम उन सब्सटेंस को जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है उनका फॉर्मूला या सिंबल यूज करते हैं। एक बार फिर से देखिए, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। सपोज कीजिए कि स्कूल में आप और आपके दो फ्रेंड्स को एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया। आपको जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया और कहा गया कि इसे परफॉर्म कीजिए और जो भी रिजल्ट आए और वो आप नोट करके लेके आइए। आपने प्रैक्टिकल किया और आप तीनों को एक ही रिजल्ट मिला, लेकिन डिफरेंस ये था कि आप तीनों ने उस रिएक्शन को अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट किया। पहले फ्रेंड ने एक कहानी लिख दी। क्या कहानी थी? जिंक मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। जो भी रिएक्शन हमने किया उसको हमने लिख दिया। तो इस फॉर्मेट को, इस टाइप से अगर हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस फॉर्मेट को हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसे हम केमिकल इक्वेशन नहीं कह सकते। सेकेंड फ्रेंड ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। उसने वर्ड यूज तो किया, शॉर्ट कुछ वर्ड्स यूज किए। तो उसने लिखा जिंक सल्फ्यूरिक एसिड और बीच में प्लस लगा दिया, मीन्स जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। एरो लगा दिया, एरो का मतलब गिव्स। तो जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। इसने भी वही लिखा, इसने भी वही लिखा, थोड़ा सा लिखने का फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो इस टाइप से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे हम कहेंगे वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं? वर्ड्स यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट बारी आपकी थी, आप तो स्मार्ट है, तो आपने क्या किया? सिंबल्स यूज किया और फॉर्मूले यूज किया। तो यहां पे आपने जिंक के बदले जिंक का सिंबल यूज किया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला यूज किया, गिव्स लगाया, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला यूज किया और हाइड्रोजन का फॉर्मूला यूज किया। और आपने इस इक्वेशन को लिख दिया कि जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे ये फॉर्मेट हमारे डेफिनेशन से मैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंबल और फॉर्मूला यूज किया हुआ है। इसलिए इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। अब ये तो हो गया केमिकल इक्वेशन। अब से हम इसी फॉर्मेट को यूज किया करेंगे, क्योंकि बाकी दो फॉर्मेट जो है वो सही तो है लेकिन बहुत लेंथी है और हमारा टाइम बहुत प्रीशियस है। तो अब इस केमिकल इक्वेशन को थोड़ा और मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है। एक बार में सब इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे हमें इनके सब्सटेंस जो हम यूज कर रहे हैं उनका फिजिकल स्टेट भी हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हमारे पास तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को एल से और गैस को जी से।
एक और स्टेट हम यूज करते हैं एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन, इसे हम ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ए और क्यू, एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या है एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन वाटर के साथ एक सॉल्यूशन है। एग्जांपल दूं मैं आपको कि आप सॉल्ट लीजिए, जो आपके घरों में जो सॉल्ट है, उस सॉल्ट को हमें गर्म करना है। कितना गर्म करना है? हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा टेम्परेचर 500 डिग्री से ज्यादा। जब हम उतना ज्यादा टेम्परेचर पे सॉल्ट को हीट करेंगे तो सॉल्ट मेल्ट हो जाएगा, और उस वक्त हम उस सॉल्ट को बोलेंगे वो प्रेजेंट है अपने लिक्विड स्टेट में। पहले हीट करने से पहले सॉल्ट था सॉलिड स्टेट में, जब हमने हीट किया तो वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। अब उस लिक्विड में हमने थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया, या हमने पानी मिक्स कर दिया। अब उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो पानी वाटर के साथ जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया है, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन अगर उसमें हमने पानी नहीं मिलाया होता, सिर्फ वो सॉल्ट ही होता लेकिन लिक्विड फॉर्म में, कोई और चीज उसमें ऐड नहीं थी, तो हम उसको क्या कहते? लिक्विड फॉर्म। तो आइए यहां पे भी हम इसको ऐड करते हैं। तो जिंक हमने किस फॉर्म में यूज किया है? जिंक हमने सॉलिड फॉर्म में यूज किया है, तो यहां पे हम लिख देंगे एस। जिंक सॉलिड फॉर्म में यूज करना है। सल्फ्यूरिक एसिड में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है, उसमें पानी मिक्स है, इसलिए इसमें हम लिख देंगे एक्वस, यह एक्वस फॉर्म में। और यहाँ पे जो हमको रिजल्ट मिला है जिंक सल्फेट, ये भी किस फॉर्म में रहेगा? एक्वस, क्योंकि पानी अभी भी है उसके अंदर और उसमें से गैस रिलीज हुई है, और उस गैस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया जी से। तो ये हमने फिजिकल स्टेट प्रोवाइड करके इक्वेशन को और मोर इंफॉर्मेटिव बना दिया। ऐसे ही कुछ चीजें और हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, उसके लिए भी एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ कार्बन किस स्टेट में प्रेजेंट है? कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीजन गैस। तो कार्बन और ऑक्सीजन को जब हमने रिएक्ट किया, उसको बर्न किया, तो हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो प्रोड्यूस हुई, लेकिन बहुत सारी हीट एनर्जी भी हमें मिली। तो हम लिख देंगे प्लस हीट। ये हो गया हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सेकेंड एग्जांपल देखिए, ग्लूकोज। ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। जो हम खाना खा के डाइजेस्ट करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये उसका फॉर्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, तो वो ऑक्सीजन जाके जब हमारे अंदर ग्लूकोज के साथ रिएक्ट हुई, तो क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। साथ में हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। तो हम यहां लिखेंगे एनर्जी। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट हुए, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड। तो ग्लूकोज किस फॉर्म में है? ग्लूकोज यहाँ पे एक्वस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है, H2O लिक्विड फॉर्म में है, और एनर्जी हमको मिली, हम फील करते हैं एनर्जी आ जाती है हमारे पास। तो ये दोनों एग्जांपल में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है मतलब ये किसके एग्जांपल्स हो गए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। याद कीजिए, हमने देखा था कि अगर किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हमने मिक्स किया, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन हमने लिखा है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगी। तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। मीन्स हमें इसे क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे और फिर इसे जब हीट करेंगे, तब जाके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। यहाँ पे तीनों जो है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सब के सब किस फॉर्म में रहेंगे? गैसियस स्टेट में रहेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट। ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है।
इसे जब हमने हीट किया, अब हीट हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं और हीट हम एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं, और एरो के ऊपर लिखने और ये जो हमने ट्रायंगल बनाया ये इंडिकेशन है कि हम हीट कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड देन कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में हमें मिलेगा। ये एग्जांपल किसका है? यह एंडोथर्मिक, क्योंकि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे हमें हीट नहीं मिल रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो गया, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। नेक्स्ट एग्जांपल चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। इसके लिए हमें इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी तब ये रिएक्शन होगा। तो हमने क्या किया, जितने भी चीजें कंडीशंस जो रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है उसे हम एरो के ऊपर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि इस रिएक्शन को करने के लिए हमको क्या चाहिए? हीट करना पड़ेगा, तो हमने ऊपर हीट का साइन बना दिया। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ये किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन ये भी किस फॉर्म में है? गैस में है। और ये हमें जो मिलेगा ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये है हमारा मिथेनॉल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस को हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसका जो मिक्सचर है इसको हम 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इसको कंप्रेस करना है। फिर उस मिक्सचर को हमें एक कैटलिस्ट से पास करना है। कैटलिस्ट किसको बोलेंगे? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं लेकिन रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प जरूर करते हैं। तो कैटलिस्ट जो है अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे हमें रिएक्टेंट में लिखना पड़ता, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या किए हैं? एरो के ऊपर या नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो हमने नीचे लिखा है। ये कैटलिस्ट जो हमने यूज किया ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस रिएक्शन में हमें एक मिक्सचर चाहिए जिंक ऑक्साइड का और क्रोमियम ऑक्साइड का, इनका मिक्सचर हम यूज करेंगे एज ए कैटलिस्ट। फिर से सुनिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को पहले हमें 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कंप्रेस करना है और फिर उसे इस जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के कैटलिस्ट से पास करना है और इसे हमें 300 टेम्परेचर तक हीट भी करना है। तब जाके हमें जो मिलेगा वो कौन सा क्या मिलेगा? मिथेनॉल किस फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो ये है रिएक्शन। तो जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है उसे हम एरो के ऊपर लिखते हैं ताकि हमारा रिएक्शन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए। अगर हम ये सब नहीं लिखेंगे और हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिक्स किया, हम बोलेंगे हमारा तो मिथेनॉल बन ही नहीं रहा है, तो हमें ये सब चीजें भी करनी पड़ेगी। लास्ट एग्जांपल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब रिएक्ट होगा वाटर के साथ, ये कहां पे होगा? ये है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेयर से उन्होंने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जमीन से उन्होंने क्या लिया? वाटर एब्जॉर्ब किया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर जब आपस में रिएक्ट हुआ तो क्या फॉर्म हुआ? ग्लूकोज, उनका फूड फॉर्म हुआ, और क्या साथ में फॉर्म हुआ? ऑक्सीजन, जो उन्होंने एटमॉस्फेयर में वापस एक्सहेल कर दिया। लेकिन ये रिएक्शन कब पॉसिबल होगा? जब ये दो कंडीशन फुलफिल होंगे। वो क्या है? उसको हमने एरो के ऊपर और नीचे लिख दिया है। सनलाइट होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। इसमें से अगर एक भी चीज प्रेजेंट नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं कि रातों में, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं रहता है, सन के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, इसलिए दिन में जब सनलाइट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल तो प्लांट्स के पास है, तो क्लोरोफिल और सनलाइट के हेल्प से ये रिएक्शन होता है। वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और हमें बदले में क्या देते हैं? खूब सारा ऑक्सीजन। तो ये पूरा डिटेल हो गया केमिकल इक्वेशन का। केमिकल इक्वेशन को कैसे हम मोर इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, तो हमें फिजिकल स्टेट्स उसके लिखने हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो या एक्वस हो, उनको हमें मेंशन करना है। प्लस उस रिएक्शन में अगर कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसे हमें शो करना पड़ेगा। अगर
उस रिएक्शन में कुछ हीट हमें करना है रिएक्शन के लिए, तो उसे हमें इंडिकेट करना पड़ेगा, या फिर चाहे प्रेशर से रिलेटेड चीज हो, चाहे टेम्परेचर से रिलेटेड चीज हो, चाहे कुछ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, उसे भी हमें उस रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। एक और चीज, अगर हमें हीट करना है लेकिन हीट के लिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है, कितना भी बस हीट करना है, तो हम सिर्फ ये साइन लिख देंगे। लेकिन अगर हमें कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 300 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें उसे मेंशन करना पड़ेगा कि अबव 300 डिग्री या नॉट बिलो देन 300 डिग्री, उसे मेंशन करना पड़ेगा। और अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कितना भी टेम्परेचर रहे, तो सिर्फ हम हीट का सिंबल बना देंगे। तो अब ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं? केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और सेकंड है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। तो आइए एग्जांपल के साथ इसे देखते हैं कि कौन सा बैलेंस है और कौन सा अनबैलेंस है। लेकिन आखिर हमें बैलेंस और अनबैलेंस क्यों चेक करना पड़ रहा है? क्योंकि क्लास 9th में हमने पढ़ा है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस लॉ के हिसाब से जो केमिकल रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनका जितना भी मास है, उतना ही मास होना चाहिए प्रोडक्ट में। तो इसके केमिकल इक्वेशंस के कुछ रूल्स हैं, उनको पहले सुन लीजिए। उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट रूल कि अगर केमिकल इक्वेशन में कहीं पे पॉलीएटॉमिक थिंग आते हैं, ऐसे जो पॉलीएटॉमिक हो, जैसे SO4, NO3, OH, इस टाइप की चीजें अगर रहेंगी और वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में प्रेजेंट रहेंगे, तो हम उसे अपने टेबल में, जो भी टेबल बनाएंगे, उस टेबल में सबसे टॉप में रखेंगे और सबसे पहले उसे बैलेंस करेंगे। और अगर रिएक्टेंट में तो प्रेजेंट है, जैसे SO4 का एग्जांपल लीजिए कि SO4 अगर रिएक्टेंट में प्रेजेंट है लेकिन प्रोडक्ट में वो प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसे अलग अलग करके लेंगे। S को टेबल में अलग जगह रखेंगे और O को अलग रखेंगे और दोनों को अलग अलग बैलेंस करेंगे। सेकेंड रूल कि अगर पॉलीएटॉमिक के बाद अगर कहीं पे हमें मेटल्स मिलते हैं, तो उन मेटल्स को हम प्रेफरेंस देंगे, पहले उनको बैलेंस करेंगे। और थर्ड, नॉन मेटल्स को, और नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में रखेंगे। और उस एग्जांपल से इसे और क्लियर करते हैं। हमने केमिकल इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसा आप जानते हैं, एरो के लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट साइड में है उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले एक चार्ट बनाया, उसमें एक साइड लिख दिए, एक साइड हमने लिखा रिएक्टेंट और दूसरे साइड लिखा हमने प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O वाटर, इसमें कितने एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सारे एलिमेंट्स को हमको इस चार्ट में 1 by 1 लिखना है। तो इसमें तो सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन, जिसके वजह से वाटर बना। तो इनको हम बारी बारी से लिखते हैं और रूल के हिसाब से पहले हाइड्रोजन को लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन को लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई पॉलीएटॉमिक नहीं है और इसमें ना कोई मेटल है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो पहले हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, H2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट में? 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? H2, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी लिख दिया 2। लेकिन ऑक्सीजन के सिर्फ सिंगल एटम है, ऑक्सीजन का सिर्फ और सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1, और ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये 1 जो है वो 2 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें क्या मिलेगा? 2। तो कहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया? प्रोडक्ट में, और वो भी किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ।
तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, H2 + O2 गिव्स H2O2। ये हमने 2 मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये गलत मेथड है। अगर आप इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या कहता है, फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और यहाँ पे अगर हम 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा H2O2, जो कि वाटर नहीं होता। तो कहाँ लगाएंगे, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करने से H2O अभी भी H2O है, बस उसके मोल्स बदल गए, मॉलिक्यूल्स बदल गए। पहले सिंगल मॉलिक्यूल्स था, एक मॉलिक्यूल था वाटर का H2O का, अब 2 मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, लेकिन फॉर्मूला वही का वही है। अब फिर से इस टेबल को चेक करते हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, देखिए यहाँ पे 2 एटम्स, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो 2 है, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट में तो 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में 2 2 4, तो यहाँ पे अब एटम्स चेंज हो गए। हाइड्रोजन के कितने हो गए हैं, 4 एटम्स। ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, और यहाँ पे ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो ये भी 2 है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन फिर से अनबैलेंस हो गया, तो उसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब इस बार क्या करेंगे, हम रिएक्टेंट में 2 इंटू कर देते हैं, तो 2 2 से क्या होगा 4। तो इस बार फिर से इक्वेशन लिखते हैं इसे हम। इस बार हमें 2 को कहाँ मल्टीप्लाई करना है, रिएक्टेंट के हाइड्रोजन के साथ। तो रिएक्टेंट के हाइड्रोजन के साथ हमने कर दिया। हम ऐसा नहीं लिख सकते, H4 2 × 2 4 H4, ये गलत हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, तो 2 × H2 कर दिए। ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे भी हमें इस बार कुछ नहीं करना था। तो अब देखिए नया जो है वो कॉम्बिनेशन क्या हुआ, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है 4 2 × 2 कितना हो गए 4 प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के कितने हैं रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने हैं 4 2 2 4, और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वापस 2। तो अब जाके हमारा ये इक्वेशन बैलेंस्ड हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये हमारा NaCl रिएक्ट हो रहा है AgNO3 से, और हमें क्या मिल रहा है AgCl + NaNO3। तो इसमें कितने सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रूल के हिसाब से पहले देख लेते हैं कि क्या कोई पॉलीएटॉमिक तो नहीं है। तो जी हाँ, ये देखिए ये NO3 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और ये NO3 यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो इसे हम एज इट इज अपने टेबल में नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसी को बैलेंस करेंगे, उसके बाद कोई मेटल है क्या, या और कोई पॉली एटॉमिक है क्या, और कहीं हमको एक जैसा नहीं दिख रहा है। NaCl कहीं एक साथ नहीं दिख रहा है, AgNO3 कहीं एक साथ नहीं दिख रहा है, सिर्फ NO3 था, तो NO3 को हमने नोट कर लिया। सेकेंड, कहीं कोई मेटल है क्या, तो हमें दिखा ये भी एक मेटल है, Ag मतलब सिल्वर, और ये है सोडियम। तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं। पहले NO को लिख लेते हैं, फिर Ag को लिख लेते हैं, फिर क्या बचा हमारा Cl। अब इसे बारी बारी से बैलेंस करते हैं। तो Na, पहले NO3 देखिए, NO3 रिएक्टेंट में टोटल कितने हैं, एक ही NO3 है, और प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही NO3 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सेकेंड, सोडियम के कितने एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, 1 एटम्स, और प्रोडक्ट में भी 1 एटम्स, तो ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सिल्वर के भी एक ही एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सिल्वर का एक ही एटम प्रेजेंट है, तो ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लास्ट बचा हमारा Cl, ये भी एक ही एटम है, Cl का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में एक एक एटम्स थे, मतलब सब जगह सेम है। तो ये इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसे अब और ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो हमने 2 एग्जांपल देखे, एक बैलेंस था पहले से और एक अनबैलेंस था, तो उसको हमने बैलेंस किया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। ऐसे एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, ये हमने वर्ड इक्वेशन लिखा है।
अब इसे पहले केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2, हाइड्रोजन का होता है H2 और अमोनिया होता है NH3। अब इसे हम अपने टेबल में फिट करेंगे। रिएक्टेंट में पहले कौन है? नाइट्रोजन, फिर कौन है? हाइड्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो दो ही कॉलम बने और दो ही रो बने। तो अब नाइट्रोजन, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 2। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 2। प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 1। ये बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 3। ये भी बैलेंस नहीं है, वहां 2 है और यहाँ पे 3 है। तो ये है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं इसे बैलेंस करना। तो यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 2। तो चलिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। N2 प्लस H2 gives 2NH3। हमें प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना था 2, तो प्रोडक्ट में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई किया, ये 2 नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। मीन्स अब नया जो टेबल है हमारा, देखिए नाइट्रोजन रिएक्टेंट में कितना है? अभी भी 2, और प्रोडक्ट में कितना है? 2। ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है? रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा? ये पहले से कितना था? 3 और ये 2 इंटू हो गया, 3 2 6। तो यहाँ पे 6। तो ये अब अनबैलेंस है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे इंटू 3 कर लेते हैं, तो 3 2 कितना होता है? 6। तो कहाँ पे हमें रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिख देते हैं N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। अब चेक कीजिए, नाइट्रोजन कितना है? 2। नाइट्रोजन कितना है रिएक्टेंट में? 2 और प्रोडक्ट में कितना है? 2। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है? 3 2 6, तो ये हो गया 6 और यहाँ पे कितना? 3 2 6। तो ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसे एक काम कीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से पहले ट्राई कीजिए और फिर चेक कीजिए कि आप लोगों ने सही बनाया है या नहीं। तो मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वर्ड इक्वेशन को चेंज करते हैं केमिकल इक्वेशन में। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर H2O प्लस एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब इसे अपने टेबल में फिट कर देते हैं। कितने एटम्स से देख लेते हैं। पहला है कार्बन, फिर है हाइड्रोजन, एक और यहां पे ऐड हो गया इस बार ऑक्सीजन। यही है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट में? 1, एक ही एटम प्रेजेंट है, ये तो हाइड्रोजन है 4। और प्रोडक्ट में कार्बन का कितना है? 1। हाइड्रोजन के कितने हैं रिएक्टेंट में? टोटल सिर्फ 4। और रिएक्टेंट में कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में है। यहां देखिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यह है 1 ऑक्सीजन, यह है प्लस और यह 2 ऑक्सीजन। कितने हो गए? 3। तो यहाँ पे कितने हैं? 3 ऑक्सीजन। तो चलिए, ये तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ये 4 है, यहाँ 2 है, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 2 2 4। तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं। रिएक्टेंट में तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, तो रिएक्टेंट वैसे का वैसे ही रहेगा।
CH4 प्लस O2 गिव्स, प्रोडक्ट में कार्बन के साथ कुछ नहीं करना है, पहले हाइड्रोजन के साथ करना है। तो ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया और लिख दिया 2H2O प्लस CO2। अब देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज हुए हैं। कार्बन कितना है 1 और यहाँ पे कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो गया 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो गया ऑक्सीजन 2 + 1 3, बताया था जैसे, नहीं सॉरी, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, ये 2 जो है ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है और ऑक्सीजन के साथ भी, तो 2 प्लस ये 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे एक बार चेंज हो गया 3 से कितना हो गया 4, तब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो CH4 प्लस 2O2 गिव्स 2H2O प्लस CO2। अब ये हो गया, आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल देखिए, तो इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर। तो इसका केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, अभी तक तो याद हो गया होगा आपको, प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स पोटेशियम सल्फेट, और इसका फॉर्मूला होता है K2SO4। KSO4 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। ये हो गया केमिकल इक्वेशन। अब टेबल बनाते हैं, टेबल में हम लिखेंगे R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट, और यहां पे हम लिखेंगे जो भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे रूल के हिसाब से हमें ढूंढना है कि कोई पॉलीएटॉमिक चीज है या नहीं। तो जी हाँ, यहाँ पे दो पॉलीएटॉमिक है, एक है SO4 और एक है OH। अब चेक करना है क्या ये दोनों रिएक्टेंट में तो प्रेजेंट हैं, प्रोडक्ट में भी क्या ये प्रेजेंट है। तो प्रोडक्ट में SO4 तो है लेकिन OH नहीं है, H2O है लेकिन OH नहीं है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे ऐसे पॉलीएटॉमिक, इसे हम कंसीडर करेंगे और इसे हम सबसे पहले मेंशन करेंगे हमारे टेबल में। पहले हम SO4 को बैलेंस करेंगे और OH को हम अलग अलग बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को अलग और हाइड्रोजन को अलग। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अब हम मेटल को पहले लिखेंगे, फिर नॉन मेटल को, और नॉन मेटल में भी हाइड्रोजन को पहले और ऑक्सीजन को लास्ट में। तो अब इसके बाद बारी आती है पोटेशियम की, और उसके बाद हाइड्रोजन, और उसके बाद ऑक्सीजन। ये रेडी हो गया हमारा चार्ट। अब इसको चेक करते हैं। SO4 रिएक्टेंट में सिर्फ एक जगह प्रेजेंट है, एक ही बार है, और प्रोडक्ट में भी वो एक ही टाइम प्रेजेंट है। SO4 यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक, ये तो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट बारी है पोटेशियम की, तो चलिए पोटेशियम को भी चेक करते हैं। पोटेशियम को चेक करने के लिए रिएक्टेंट में चेक करते हैं। रिएक्टेंट में हमारे पास है एक पोटेशियम का एटम, और प्रोडक्ट में हमारे पास है 2 पोटेशियम के एटम्स, मींस ये है 1 और प्रोडक्ट में है 2। तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा, पहले इसे बैलेंस कर देते हैं, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास जाएंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये भी हो गया 2, 2 1 जा 2। तो कहां पे हमें मल्टीप्लाई करना है? रिएक्टेंट में 2 को मल्टीप्लाई करना है पोटेशियम के साथ। तो रिएक्टेंट का है हमारा, ये है रिएक्टेंट। H2SO4 में तो कुछ नहीं करना है,
रिएक्टेंट में 2 को मल्टीप्लाई किए और पोटेशियम को लिख दिए। अब हमें रिजल्ट क्या मिला, K2SO4 प्लस H2O। अब चेक कर लेते हैं, SO4 अभी भी 1 है, 1 ओके। पोटेशियम कितना है, 2 एटम्स। यहाँ पे भी पोटेशियम कितना है, 2 एटम्स, तो ओके है ये भी। इसको भी 2 लिख देते हैं सिर्फ, क्योंकि अब बैलेंस हो चुका है। अब बारी आती है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं 2 एटम्स, और यहाँ पे ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए, 2 एटम्स। तो टोटल रिएक्टेंट में कितने एटम्स है, 4, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। प्रोडक्ट में यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे है कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। तो ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, एक जगह 4 है और एक जगह 2, तो ये अनबैलेंस है, तो इससे पहले बैलेंस करेंगे। तो 2 के साथ क्या इंटू करा जाए, 2, तो ये क्या बन जाएगा, 4, 2 2 जा 4। तो कहां पे हमें 2 मल्टीप्लाई करना है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट में 2 इंटू करना है, और किसके साथ इंटू करना है, हमें हाइड्रोजन के साथ। तो यहां तो एज इट इज लिख देते हैं H2SO4 प्लस 2, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तो हमें कुछ करना नहीं था इस स्टेप में। K2SO4 में भी कुछ नहीं करना है, हमें 2 मल्टीप्लाई करना है और हाइड्रोजन के साथ करना था, और हमने कर दिया। अब फिर शुरू से चेक करते हैं, ये 2 2 जा कितना हो गया, 4। अब चेक करते हैं SO4, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ओके 1 1। पोटेशियम 2 एटम्स, पोटेशियम 2 एटम्स, ओके नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो 2 2 4, और यहाँ पे भी 2 2 जा 4 हो गए, ये भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन में यहाँ पे कितने हैं, 4। कुछ गलती, जी हाँ, ये वाले ऑक्सीजन को हमें काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये ऑक्सीजन SO4 को हम यहाँ पे ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो SO4 को छोड़ के और कहीं पे ऑक्सीजन है क्या, ये है, और ये कितना है, 1 नहीं, ये है 2, क्योंकि ये 2 K का भी है, ये 2 O का भी है, और ये 2 H का भी है। तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, 2 KOH में 2 एटम्स हैं। तो ये ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए, 2 एटम्स। यहाँ पे भी ये 2 इसका भी है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स, तो ये 2 और 2। अब सब बैलेंस हैं, चेक कर लीजिए आप, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, SO4 सारे के सारे जो है वो बैलेंस है, मींस ये हुआ हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। लोगों को अच्छे से केमिकल बैलेंसिंग समझ आ गई होगी। आप एनसीईआरटी बुक से और भी एग्जांपल्स लीजिए, उनको भी ट्राई कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।